सो हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। उम्मीद करता हूँ कि सभी को मेरी वॉइस प्रॉपर आ रही होगी। सो पहला क्वेश्चन रहा, विच ऑफ द फॉलोइंग डायनेस्टीज एस्टेब्लिश्ड बाय द किंगडम ऑफ विजय? ऑप्शन है संगम डायनेस्टी, तुलुवा डायनेस्टी, सोम डायनेस्टी और नगाम डायनेस्टी। इसमें सबसे पहले जानते हैं कि ये जो विजयनगर है इसको बोला क्या जाता है। इसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ था 1336 एडी में। किसके द्वारा हुआ था? हरिहर एंड बुक्का। ये किस डायनेस्टी के फाउंडर थे? ये हमारे संगम डायनेस्टी के फाउंडर। इसका जो आंसर होगा क्या होगा? संगम डायनेस्टी। ठीक है। इसके बाद ये जो फ्यूडिट्रीज हैं, फ्यूडिट्रीज ऑफ ककातिया, उस समय होता था ककातिया, उसकी जो फ्यूडिट्रीज थी, इसका जो कैपिटल है रंगल, जो कैपिटल है वो रंगल। हम बात करते हैं कि इसे हम लोग कर्नाटक विजयनगर इसलिए बोलते हैं, उसे कर्नाटक साम्राज्य के नाम से भी जाना जाता है। कर्नाटक साम्राज्य। और एक चीज, इसको हम लोग सिटी ऑफ वाइस, सिटी ऑफ विक्ट्री के नाम से भी जानते हैं। इसे में बात करते हैं संगम, जैसे कहते हैं संगम विजयनगर। विजयनगर जो विजयनगर था, इसमें कितनी डायनेस्टी रूल कर रखी थी? 4 डायनेस्टी। पहली डायनेस्टी कौन थी? संगम डायनेस्टी। पहले डायनेस्टी का नाम क्या था? संगम डायनेस्टी। इसका जो टाइम पीरियड था 1336 से लेकर 1485। इसके जो फाउंडर थे, जो अभी मैंने बताया कौन थे? हरिहर एंड बुक्का। ये अपने ध्यान रखिए। उसी तरह दूसरी जो डायनेस्टी थी वो आपकी सलुआ डायनेस्टी थी। क्या थी? सलुआ। इसका जो टाइम पीरियड था 1485 से लेके आपका था 1500। इसके जो फाउंडर थे वो थे सलुआ नरसिंह। कौन था? सलुआ नरसिंह। तीसरा जो डायनेस्टी था, वो तीसरा डायनेस्टी जो था वो था तुलुवा डायनेस्टी। कौन सी डायनेस्टी? तुलुवा डायनेस्टी। इसका फाउंडर था 1505 से लेके 1570 के बीच में। इसके जो जो फाउंडर थे वो थे वीर नरसिंह। ये सब याद रखिएगा आप लोग, नोट्स बनाते चलिएगा साथ साथ। जो चौथा डायनेस्टी था आपका वो था अराइवल। वो था अराइवल। इसका जो टाइम पीरियड था वो 1570 से लेके 1650 तक था। और इसके जो फाउंडर थे वो तिरुमला थे। कौन थे? तिरुमला जी। एक चीज और पूछता है एग्जाम में, तुलुवा डायनेस्टी के जो सबसे फेमस रूलर उनका क्या नाम था? जिसके जो फेमस रूलर है इनका नाम था कृष्णदेवराय। ये याद रखिएगा, कृष्णदेवराय। ठीक है। इसके बाद आगे के क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन से हमारा जो तमिल वन मोवेंद्र है, इसको संगम में मेंशन किया गया है। इसका मतलब क्या होता है? देखिए, मोवेंद्र और एक से मोवेंद्र भी है और एक इसी से रिलेटेड एक और है, वह मोवेंद्र। चूंकि मोवेंद्र का मतलब होता है 3 चिप्स। क्या होता है? 3 चिप्स। मोवेंद्रम का मतलब होता है किसान। इंग्लिश में इसको पेशेंट के नाम से जानते हैं। तो ये बात याद रखिए, मोवेंद्रम क्या होता है? 3 चिप्स। मोवेंद्रम एक वर्ड होता है, उसको उसके मतलब क्या होता है? किसान, इसी। बात करते हैं संगम। अच्छा, धम्म महात्म जो है इसके बारे में बताइएगा। तो ये
किसके द्वारा किया गया था? ये था आपका अशोक। इसको भी याद रखिएगा, धम्मकम अशोक। बात करते हैं संगम की। संगम है कि संगम एक असेंबलीज होती थी। क्या होती थी? असेंबलीज। जो कहाँ पे होती थी? एक तमिल रीजन था, तमिल रीजन था। उस रीजन का क्या नाम था? उस रीजन का नाम था मच्चगम। सॉरी, MACH मच्छरम एक तमिल रीजन था। यहीं पे ये सारी इंग्लिश होती थी। अच्छा, किसके पैट्रनाइज द्वारा होती थी? पांडवा जो थे उनके द्वारा ये होती थी। कितना याद रखिए। और इसमें हम आपको और एक चीज बता देते थे, थ्री तीन संगम हुआ था। कितना संगम हुआ था? तीन संगम हुआ था। जो पहला हुआ था वो कहाँ हुआ था? फर्स्ट हुआ था मदुरई में हुआ था। मदुरई में हुआ था। सेकेंड जो हुआ था वो आपका कपारापुरम में। किसमें हुआ था? कपारापुरम में ये हुआ था। थर्ड, फिर से थर्ड कहाँ हुआ था? मदुरई में। कितना ध्यान रखिएगा। इसमें याद रखने वाली बात ये थी, असेंबलीज इनके द्वारा किस रीजन में किया गया? तो नचरगढ़। और कितने संगम हुए थे? इसमें एक चीज और हम लोग पढ़ते हैं, संगम साउथ इंडिया। यहाँ पे एक प्राणी है साउथ इंडिया। संगम पीरियड के समय चल रहा था। कौन सा चल रहा था? संगम पीरियड। संगम पीरियड जो था उसमें तीन आपके राज्य थे। पहला था आपका चोला। दूसरा था आपका चेरा। तीसरा था आपका पांडे। हम बात करते हैं चोला किंगडम की। तो चोला किंगडम का ये याद रखिए, इस किंगडम का जो राज्य था, इस किंगडम का जो सैंडल था क्या था? आपका टाइगर। सैंडल क्या था? टाइगर था। इसका जो राजधानी था वो तंजौर था। तंजौर क्या था? आपका कैपिटल था। अब बात करते हैं चेरा का जो सैंडल क्या था? चेरा का जो सैंडल था वो था आपका रोज एंड तेरोस। इसका जो कैपिटल था वो वंची था। जो कैपिटल था वंची, कैपिटल वंची। हम बात करते हैं अंडे की। इसका जो सैंडल था वो था फिश। और कैपिटल जो था, जो इसका जो कैपिटल था आपका, दिस कैपिटल, अंडे का जो कैपिटल था इतना। हम यहाँ तक कोई, अच्छा इसमें एक चीज याद रखिएगा, जो कोर्ट था वो था कोर्ट का। हम बात करते हैं तीसरा क्वेश्चन जो हमारा है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेजेस डिड ज्योति, अच्छा यहाँ पे ज्योतिबा फुले राइट गुलामगिरी है 1800 के। तो गुलामगिरी जो एक है वो किसके द्वारा लिखा गया था? ज्योतिबाई। किस लैंग्वेज में लिखा गया? इसका जो ऑप्शन होगा वो होंगी मराठी लैंग्वेज में। किस लैंग्वेज में? मराठी। अच्छा, इनके बारे में कुछ चीजें जान लेते हैं ज्योतिबाई फुले के बारे में। सबसे पहले किस कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं? कि ये मालिक कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं। किस कम्युनिटी से? मालिक, या इसको गार्डनर किसको बोल सकते हैं? गार्डनर या मालिक कम्युनिटी बोल सकते हैं, या फिर गार्डनर। ये फाउंडर किसके थे? एक सत्य शोधक समाज था, उसके ये फाउंडर थे। किसके? सत्य शोधक समाज। ये स्टेब्लिश कर हुआ था 1873। किसके द्वारा?
ज्योतिबाई फूले के द्वारा। अच्छा, क्यों इसको स्टेब्लिश किया था? जो कास्ट का डिस्क्रिमिनेशन चल रहा था उस समय, उसके आधार पे जो ज्योतिबाई फूले थे, उन्होंने इस समाज की स्थापना की। कहाँ पे की थी ये भी जरूरी है कि महाराष्ट्र में की थी। कहाँ की थी? महाराष्ट्र में। इनके कुछ बुक्स हैं, नहीं, इनके बुक्स हैं। एक है गुलामगिरी, जो ऑलरेडी अभी हमने पढ़ा। दूसरी बुक है सार्वजनिक सत्यता। क्या? सार्वजनिक सार्वजनिक सत्यता। ये भी मराठी में लिखा हुआ है। किसमें लिखा हुआ है? मराठी में लिखा हुआ है। इसमें कोई डाउट नहीं है। एक चीज और, इनकी जो वाइफ का नाम था, उनका नाम था सावित्री बाई फुले। सावित्री बाई सावित्री बाई फुले था। इसका जो ये जो थी वो फर्स्ट फीमेल टीचर थी। ये कौन थी? फर्स्ट फीमेल टीचर थी। किस कहाँ की? जाहिर सी बात इंडिया की होंगी, कैलिफोर्निया। इन्होंने एक कॉलेज खोला था, ओपन गर्ल कॉलेज। गर्ल कॉलेज किस ईयर में खोला था? 1848। इतना याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा क्वेश्चन है कि चूज द करेक्ट पेयर ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस। अच्छा, इसमें पहला ऑप्शन पे आपका कि सेकेंड 5 ईयर प्लान इस पे फोकस करता है। थर्ड ईयर प्लान किस पे फोकस करता है? फोर्थ। इसमें जो सबसे राइट आंसर है वो फोर्थ ईयर प्लान किस पे डिपेंड करता है? फोकस किस पे था उसका? फैमिली प्लानिंग पे था। ठीक है। अच्छा, आपने कुछ फर्स्ट ईयर प्लान के बारे में, 5 ईयर प्लान के बारे में समझते हैं। पहला 5 ईयर फर्स्ट 5 ईयर प्लान फर्स्ट 5 ईयर प्लान तो किस पे फोकस था? एग्रीकल्चर पे था। पहला 5 ईयर प्लान पे फोकस किसका था? एग्रीकल्चर पे था। किस मॉडल पे बेस्ड था? तो हारा डोमर मॉडल पे बेस्ड था। किस मॉडल पे बेस्ड था? हारा डोमर मॉडल पे बेस्ड था। इस समय प्राइम मिनिस्टर कौन थे? याद रखिएगा, जो पीएम जी थे हमारे पहले प्राइम मिनिस्टर ही थे, जवाहरलाल नेहरू जी थे। ये हमारे प्राइम मिनिस्टर इंडिया के समय था। इसका जो टारगेट था, ये भी याद रखिएगा, टारगेट था कितना था? टारगेट था 2.1%, लेकिन हमें गेन कितना हुआ था? 3.6%। तो फर्स्ट 5 प्लान लिखते हैं। अब बात करते हैं सेकेंड 5 की। सेकेंड 5 ईयर प्लान ये बेस्ड था इंडस्ट्रियलाइजेशन पे। किस पे बेस्ड था? इंडस्ट्रियलाइजेशन पे बेस्ड था। इसका जो ये किस मॉडल पे था? ये था पीसी महालनोबिस मॉडल। पीसी महालनोबिस मॉडल ये था आपका बेस्ट था। इसमें स्टील प्लांट एस्टेब्लिश किया गया था। स्टील प्लांट तो देता है कि किस 5 ईयर प्लान में स्टील प्लांट का एस्टेब्लिशमेंट हुआ था। किस, याद रखिएगा आप लोग, सेकेंड 5 ईयर प्लान में स्टील प्लांट का क्या हुआ था? एस्टेब्लिशमेंट हुआ था। इसका जो टारगेट था वो कितना था? टारगेट था 4.5%। और गेन कितना हुआ था? गेन आपका हुआ था 4.27%। इतनी सारी चीजें हैं। थर्ड ईयर प्लान की बात करते हैं। थर्ड ईयर 5 की बात करते हैं। ये थर्ड ईयर 5 जो था गडगिल के बेस्ड था। किस पे था? गडगिल योजना के बेस्ड पे था। गडगिल योजना के बेस्ड पे था।
तो थर्ड ईयर 5 प्लान का जो टेन्योर इसका नोट कर लीजिएगा 1961 से लेके आपको था 1960 था। ठीक, इतना याद रखिएगा आपको। अच्छा, इसमें 2 वार हुए थे। एक कोई बताएगा कि इसमें 2 वार हुए थे, 1962 में हुआ था और एक आपका 1965 में हुआ था। 1960 किसी को पता है कि 1962 में कौन सा वार हुआ था? तो इंडिया चाइना का वार हुआ था। इंडिया चाइना। और 65 में इंडिया पाकिस्तान। ये याद रखिएगा। पूछ देता है कि इंडिया पाकिस्तान का जो युद्ध हुआ था किस प्लान के अंदर, इतना याद रखिएगा। इसमें बहुत आ गई थी क्या ड्रॉट। ड्रॉट तो सबको पता है क्या होता है, सूखा पड़ गया था, ड्रॉट हो गया था। इसका जो टारगेट था आपका, टारगेट जो था वो 5.6% था, लेकिन ये बहुत कम हुआ, इसका आधा भी नहीं हो पाया। आधा हो गया था 2.4%, आधे से कम हुआ। अब बात करते हैं फोर्थ 5 ईयर प्लान की। फोर्थ फोर्थ FYP की बात करते हैं। तो जो फोर्थ FYP है मेरा, वो है आपका फोर्थ 5 ईयर प्लान जो था, वो भी कोड की योजना के अंदर आपका इसके कोड की योजना के अंदर इसमें गोल इसका था ग्रोथ विथ सस्टेनेबिलिटी, इसका ये गोल था। यहाँ पर भी इसका जो टेनवर था फोर्थ 5 ईयर प्लान का, वो आपका था 69 से लेके 74 तक बीच में। और इसमें एक और युद्ध हुआ था पाकिस्तान से, याद रखिएगा 1971 में युद्ध हुआ था। किसके साथ? पाकिस्तान के साथ, ये याद रखिएगा। अब आते हैं फिफ्थ प्लान। 5 प्लान था वो किसके मॉडल पे था? डीपी घर मॉडल पे बेस पे था 5 ईयर प्लान। इसमें 20 प्रोग्राम को लॉन्च किया गया था। और ये याद रखिए कि इसका जो मेन है वो ये है कि इसमें एक स्लोगन दिया गया था, गरीबी हटाओ। ये पूछ सकता है कि गरीबी हटाओ किस 5 ईयर में ये जो स्लोगन था वो दिया गया था, इतना याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फंडामेंटल ड्यूटीज वेयर एडेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया अंडर द लीडरशिप ऑफ विच प्राइम मिनिस्टर? फंडामेंटल ड्यूटीज के बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले ये बताइए आपको कि जो ये फंडामेंटल, इसका आंसर होगा इंदिरा गांधी। उस समय जो हमारे प्राइम मिनिस्टर थे कौन थे? इंदिरा। अब बात करते हैं फंडामेंटल ड्यूटीज। पहले बात करेंगे इसमें कि ये किस कंट्री से लिया गया था? लिया गया था फ्रॉम USSR। ये याद रखिएगा। किस किस अमेंडमेंट के थ्रू इसको ऐड किया था? ये 42nd अमेंडमेंट के थ्रू इसको ऐड किया गया था। किस आर्टिकल में ऐड किया गया था? आर्टिकल 51 के सब क्लॉज ए में ऐड किया गया फंडामेंटल ड्यूटीज को। किस पार्ट में है ये भी पूछ लेता है। ये पार्ट 4 के ए पार्ट में है। ये भी नॉन जस्टिसिएबल है, आप इसको लेके आप कोर्ट में नहीं जा सकते हैं, ये नॉन जस्टिसिएबल है। और ये केवल किसके लिए है? ओनली फॉर इंडियन सिटीजन के लिए। ऐसा नहीं है कि कोई बाहरी आके यहाँ पे रह रहा है, बाहरी मतलब विदेश, आउट ऑफ इंडिया से कोई रह रहा है, तो उसके लिए फंडामेंटल ड्यूटीज के ऊपर अप्लीकेबल नहीं होगा। अब ये बात करते हैं कि ये हुआ क्या था। जैसे जो फंडामेंटल ड्यूटीज थी वो किस कमेटी के रिकमेंडेशन पे हुआ था? तो ये जो स्वर्ण स्वर्ण सॉरी SAWE स्वर्ण सिंह कमेटी थी, इनके रिकमेंडेशन पे फंडामेंटल ड्यूटीज का हुआ था। लेकिन ये याद रखिएगा, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ कि स्वर्ण सिंह ने जो रिकमेंड किया था वो
रिकमेंड किया था 8 फंडामेंटल ड्यूटीज को। पूछ देता है कि सुमन सिंह के द्वारा कितने फंडामेंटल ड्यूटीज को रिकमेंड किया गया था, याद रखिए कितने ड्यूटीज को, 8। लेकिन जो हमारे जो अडॉप्ट किया गया था, कितने अडॉप्ट किए गए थे, 10 अडॉप्ट किए, 10 फंडामेंटल ड्यूटीज। ठीक है, हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग फेस्टिवल इन पंजाब इज सेलिब्रेटेड टू कॉमेमोरेट द फॉर्मेशन ऑफ द खालसा पंथ। ऑप्शन में लोहड़ी, तीज, बैसाखी या होला मोहल्ला। अब खालसा पंथ के बारे में कुछ बात कर लेते हैं। खालसा पंथ एक क्लास है, ये कौन सा क्लास है, वॉरियर। ये वॉरियर क्लास में आता है। खालसा पंथ किस क्लास में आता है, वॉरियर क्लास में आता है। और इसका जो आंसर को बैसाखी होगा, क्या होगा, बैसाखी। अब सेलिब्रेट किस मंथ में होते हैं, याद रखिएगा अप्रैल और मई के महीने में इसका सेलिब्रेशन होता है। अब आते हैं 10th सिख गुरु, कौन थे हमारे, गुरु गोविंद सिंह। गुरु गोविंद सिंह हमारे 10th सिख गुरु थे, इतने याद रखिएगा। अब इसमें जो हमारे गुरु तेग बहादुर थे, गुरु तेग बहादुर, इनको औरंगजेब द्वारा मरवा दिया गया। इसके द्वारा, औरंगजेब। आप ये बताइएगा कि औरंगजेब का टेन्योर क्या था, और किस डायनेस्टी से बिलोंग करते हैं। तो औरंगजेब ने गुरु तेग बहादुर को मरवा दिया था। क्यों मरवाया था, क्योंकि औरंगजेब ने आया था तो वो अपने रिलीजन में कन्वर्ट कर रहा था, जो जिसका विरोध गुरु तेग बहादुर जी ने किया, जिस वजह से औरंगजेब ने इसको क्या कर दिया, मरवा दिया। एक चीज और याद रखिएगा, एक होता अकल तख्त, अकल तख्त इसका जो 1600 किसके द्वारा हुआ था, जो हमारे छठे सिख गुरु थे, इन्होंने इसका एस्टेब्लिशमेंट किया था। नाम क्या था उनका, हरगोविंद, हरगोविंद सिंह। यहाँ पे कोई डाउट, ठीक, आगे अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, रिटर्न बैक स्टिक इज यूज्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग। तो सबसे हाँ, जो बैक स्टिक का यूज होता है वो हॉकी में होता है। चलिए इससे रिलेटेड कुछ जान लेते हैं। बैडमिंटन में कौन कौन से टर्न यूज होते हैं। बैडमिंटन पे आपका रैकेट होता है, फोर हैंड होता है, बैक हैंड, बैक हैंड होता है, और एक और होता है, इतना याद रखिएगा। इसमें ये सब कौन से गेम से रिलेटेड है, तो बैडमिंटन से। बात करते हैं बास्केटबॉल। बास्केटबॉल में आपके आते हैं ड्रिबलिंग, ड्रिबलिंग, पाइवट। हॉकी से भी देख लीजिए, हॉकी से तो आपको पता ही, पहला बैक स्टिक हो गया, दूसरा होता है स्कूप, स्कूप, स्कूप हो गया, फिर अंडर कटिंग, अंडर कटिंग हो गया, एस्ट्रोटर्फ होता है, एस्ट्रोटर्फ। एक चीज और याद रखिएगा, नंबर ऑफ, अभी इतना इसमें कहीं कोई डाउट। अच्छा ये बताइए, आप लोग जो बैडमिंटन हम लोग खेलते हैं, जो नेट लगा रहता है, उसकी एवरेज हाइट क्या होती है, याद रखिए। नेट की जो बैडमिंटन में जो लगा था उसकी एवरेज हाइट होती है 5 फीट, इतना याद रखिए। तो बैडमिंटन की जो एवरेज हाइट होती है बैडमिंटन की नेट की, कितनी होती है, 5 फीट। एक चीज और याद रखने वाली बात है, नंबर ऑफ प्लेयर्स, नंबर ऑफ प्लेयर्स। पहले आते हैं हम लोग किसमें, बास्केटबॉल। बास्केटबॉल नंबर ऑफ प्लेयर्स कितने होते हैं, 5 होते हैं। दूसरा है आपका वॉलीबॉल, वॉलीबॉल नंबर ऑफ प्लेयर 6 होते हैं। तीसरा है आपका
हैंड बोल सकते हैं आप, जिसको बोला जाता है नेट में। इसमें आपके होते हैं 7, और एक और होता है बेसबॉल। इसमें आपके 9 प्लेयर होते हैं। कबड्डी में भी 7 होते हैं। और जो हॉकी हो गया, फुटबॉल हो गया, और आपका क्रिकेट हो गया, इन सब में 11 प्लेयर होते हैं। इतनी चीजें आप लोग याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच among the following is known as the सरोद सम्राट इन इंडियन क्लासिकल म्यूजिक। सरोद सम्राट किसे जाना जाता था? तो जो हमारा आंसर है वो अमजद अली खान। इनको क्या जाना जाता था? सरोद सम्राट के नाम से जाना जाता था। ठीक है, अब बात करते हैं सरोद एक इंस्ट्रूमेंट है। अब बात करते हैं सरोद के एक्सपोनेंट कौन कौन लोग हैं। सरोद का जो एक्सपोनेंट है, पहला तो पता ही अमजद अली खान, एक आ गया राजीव तारानाथ, दूसरे आपके हैं बुद्धदेव, तीसरे हैं आपके अली अकबर खान। जितने लोग इस चैनल पे नए हैं, कृपया करके वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। इससे हमें मोटिवेशन मिलती है और इससे वीडियो बनाने की, अच्छे अच्छे कंटेंट्स डालने की आते हैं। तीसरे हमारे कौन थे? अली अकबर खान। चौथे हमारे हो गए अलाउद्दीन खान। ये याद रखिएगा। पांचवें तो पता ही है कौन? अमजद अली खान। इन्हें क्या कहा जाता है? सरोद सम्राट। अच्छा, इसको ये याद रखिए, सरोद जो है वो कौन सा इंस्ट्रूमेंट है? तांतुवाद इंस्ट्रूमेंट है। तो याद रखिए, कौन सा इंस्ट्रूमेंट है? तांतुवाद। ये पूछता है कि निम्नलिखित में से कौन सा तांतुवाद इंस्ट्रूमेंट है, 4 ऑप्शन दे देगा, उसमें से सरोद आपका सही रहेगा। ठीक है, इंग्लिश में इसको बोलते हैं स्ट्रिंग। नाम से पता चल जाएगा कि इसमें स्ट्रिंग लगे होंगे। ठीक है, इतना याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन स्टेट हड़प्पा सिटीज हैव नॉट फाउंड। क्योंकि हड़प्पा सिटीज आपका उत्तराखंड में नहीं मिलेगा। कहाँ नहीं मिलेगा? उत्तराखंड में नहीं मिलेगा। अब बात करते हैं हड़प्पा के बारे में, कुछ चीजें जान लेते हैं। हड़प्पा का जो टाइम पीरियड है वो 2500 से लेकर 1750, सॉरी 1750 बीसी तक है। अच्छा, इसमें जो स्क्रिप्ट यूज हुआ था ये इंपॉर्टेंट है। कौन सी स्क्रिप्ट यूज कर रहे थे हड़प्पा वाले लोग? इसको बोलते हैं बास्टोफेडान। कौन सी स्क्रिप्ट? यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, BAUSTROPHE। अच्छा, इस स्क्रिप्ट का बात क्या है? जैसे यहाँ से वो लोग लिखते हैं, हम लोग क्या करते हैं ना कि हम लोग इधर से लिखते हैं, फिर आते फिर इधर से, फिर इधर से। बास्टोफेडान में हम लोग राइट से लिखते हैं, फिर नीचे आते हैं, फिर लेफ्ट, फिर राइट, फिर लेफ्ट, फिर राइट। ये कौन सी स्क्रिप्ट थी? बास्टोफेडान। किसके द्वारा लिखा गया था? हड़प्पा द्वारा। अब बात करते हैं हड़प्पा जो है वो किस नदी पे था? तो हड़प्पा का नदी याद रखिएगा, रावी। और ये कंटेम्प्रेरी जो इसी हड़प्पा सिविलाइजेशन जो था, जो हड़प्पा सिविलाइजेशन था, जो शिट, क्या हो गया? ठीक है, सही। यार ये तो फर्स्ट आ गया। 2 मिनट दीजिए आपको। हाँ, यहाँ पे ये जो हड़प्पा सिविलाइजेशन था, हड़प्पा जो सिविलाइजेशन था, इसी के साथ एक और सिविलाइजेशन था जो क्या था? इराक का सिविलाइजेशन था। उस सिविलाइजेशन का क्या नाम था? मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन। क्या था? मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन। ये याद रखिएगा कि हड़प्पा कंटेम्प्रेरी का मतलब होता है कि इसी के समय कोई और सिविलाइजेशन था। तो हड़प्पा कंटेम्प्रेरी सिविलाइजेशन कौन था? मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन। कहाँ का सिविलाइजेशन था? इराक का सिविलाइजेशन था।
इतना याद रखिए। और ये जो इरा मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन तो हड़प्पा को किस नाम से बताते थे? मेलुहा, मेलुहा नाम से संबोधित करते थे। ठीक है, अब बात करते हैं हड़प्पा के फाउंडर की। हड़प्पा के जो फाउंडर है, फाउंडर यानी फाउंडर या फाउंडेड बाय जो है वो है दयाराम शाह। कौन है? दयाराम दयाराम शाह ने। दयाराम शाह इसका एक्सकेवेशन कब हुआ था? खुदाई कब हुई थी? 1921। किसके द्वारा हुआ था? दयाराम शाह के द्वारा हुआ था। अब इसी के साथ एक चीज और पढ़ लेना है हम लोग, मोहनजोदड़ो का नाम आपने सुना ही होगा। मोहनजोदड़ो किसके द्वारा स्टेब्लिश मतलब फाउंड किया गया था? सॉरी, ये आर डी बनर्जी। कौन थे? आर डी बनर्जी। किस ईयर में ये हुआ था? ये जो था ईयर इसी के आसपास हुआ था। अब इसको यहाँ पे रख लेते हैं। किस ये इंडस रिवर, कौन सा रिवर? इंडस रिवर। अब यहाँ पे चीज याद रखिएगा, जो एएसआई मतलब क्या होता है? आर्चियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। अच्छा, आर्चियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, इस समय इसका जो चेयरमैन थे, इनके जो चेयरमैन थे उनका क्या नाम था बताइए क्या? और जहाँ पे एक चीज और, आर्चियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के फादर किसको बोला जाता है? फादर ऑफ आर्चियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। तो यहाँ पे जो चेयरमैन थे वो थे हमारे जॉन मार्शल। कौन थे? जॉन मार्शल जी थे। और जो फादर बोला जाता है अलेक्जेंडर कनिंघम। ये कौन थे? फादर हैं किसके? आर्चियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के। अब बात करते हैं हु रोट द बुक वेल्थ ऑफ द नेशन। ऑप्शन से जेएम केनिस, एडम स्मिथ, एडविन फिशर, दादा भाई नौरोजी। तो इसका जो है वो ऑप्शन जो होगा एडम स्मिथ, यानी वेल्थ ऑफ नेशन किसके द्वारा लिखा गया था? एडम स्मिथ। और ये जेएफ केनिस किस कंट्री से बिलोंग करते हैं? इंग्लैंड। तो इसके बारे में जानते हैं, इकोनॉमिक्स का पार्ट है, इकोनॉमिक्स के बारे में थोड़ा कुछ जानिए। इकोनॉमिक्स जो है वो दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया, एक होता है माइक्रो, एक होता है माइक्रो। माइक्रो का मतलब जो होता है वो इंडिविजुअल लेवल पे होता है, आपस में जो भी होते हैं उसको इंडिविजुअल लेवल। और ये जो होता है ये कंट्री लेवल पे होता है, कंट्री लेवल पे होता है। तो फादर ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक जो फादर अगर पूछा जाएगा वो कौन होंगे? जेएम केनिस होंगे। किस कंट्री से बिलोंग करता है हमने बताया? इंग्लैंड से बिलोंग। अगर फादर ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स का बताया जाए तो एडम स्मिथ। इतना याद रखिए। कुछ बुक्स देख लेते हैं। मनी इल्यूशन, ये किसके द्वारा बताइएगा? दूसरा है आपका, दूसरा जनरल थ्योरी ऑफ, जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट। ये इनके भी बताइएगा, सब मैं बताऊंगा कि आप लोग थोड़ा सोचिए कि क्या हो सकता है। तीसरा जो है पॉवर्टी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा जरूर से जरूर। कॉम्पिटिस इंडिया। चलिए बात करते मनी इल्यूशन। इरविन फिक्सर कौन थे इनके? इरविन फिक्सर थे। और ये था जेएम केनिस। बताइए जेएम केनिस कौन थे? फादर ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स जेएम केनिस थे। ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि हमारे इंडिया में दादा भाई नौरोजी द्वारा ये लिखा गया, दादा भाई नौरोजी द्वारा। इसी में इसने ड्रेन ऑफ वेल्थ, ये याद रखिएगा, ड्रेन ऑफ वेल्थ लिया गया था। जहां तक
In what form is the energy derived from the food that we store in our body? यानी जो हम लोग खाना खाते हैं तो हमारे बॉडी में एनर्जी स्टोर होता है, किस फॉर्म में स्टोर होता है? तो ये याद रखिएगा, स्टोर होता है ग्लाइको ग्लाइकोजन के फॉर्म में क्या होता है? स्टोर होता है। अच्छा चलिए, स्टोर होता है अब किस फॉर्म में? ग्लाइकोजन जो होता है वो स्टोर होता है फॉर्म ग्लूकोज के फॉर्म में स्टोर कहाँ होता है? स्टोर लीवर। तो ये याद रखिएगा, लीवर में स्टोर होता है। अब यही पे होता है स्टार्च। एक और याद रखिएगा, सीरियल का जो शुगर होता है, सीरियल का शुगर और फ्रूट का शुगर क्या होता है? सीरियल के शुगर को हम बोलते हैं माल्टोस। क्या बोला जाता है? माल्टोस। फ्रूट के शुगर को बोलते हैं फ्रुक्टोज को। इतना याद रखिएगा। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग वाज एस्टेब्लिश्ड एट। ऑल इंडिया मुस्लिम कहाँ एस्टेब्लिश हुआ? सबसे पहले याद रखिएगा, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग जो एस्टेब्लिश हुआ था वो ढाका के एस्टेब्लिश में था। ढाका, अब देखिए यहाँ पे ये मैप है आपके और ये थोड़ा ज्यादा उधर चढ़ गए, ठीक है, ये मान चलिए। तो आपका यहाँ पे क्या, यहाँ पे आपका वेस्ट बंगाल है। अब इसको यहाँ पे डब्ल्यू और ये ईस्ट बंगाल कर दिया गया। और ये ईस्ट बंगाल में एक जगह है जिसका नाम क्या है? ढाका। यही क्या इंडिया मुस्लिम लीग का एस्टेब्लिश हुआ। अब इससे ये किस ईयर में हुआ था? 1906 में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? ढाका में हुआ था। अच्छा, बंगाल पार्टीशन भी यही समय हुआ था। इसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। बंगाल पार्टीशन जो हुआ था वो कब हुआ था? 1905 में हुआ था। दूसरा, इस समय जो वाइसराय था वो कौन था? करजन था। जो वाइसराय था वो करजन। देखिए 1905 में तो बंगाल पार्टीशन हुआ था। एन्यूअल कब हुआ था? 1911 में जाकर इसको क्या किया गया। और जैसे ये एन्यूअल हो गया तो जो 1912 में जो था वो कैपिटल को शिफ्ट कर दिया गया। कहाँ से? कैपिटल को शिफ्ट किया गया कलकत्ता। कहाँ पर? दिल्ली। इसको शिफ्ट कर दिया गया। Which of the following territories has the literacy rate? Which of the following territories has the literacy rate according to the census of India 2011? 2011 में जो हमारा हुआ था सेंसस, उसके अकॉर्डिंग जो था कि कौन सी टेरिटरीज सबसे, किसने क्या पूछा? लिटरेसी रेट अकॉर्डिंग टू फॉलोइंग यूनियन टेरिटरी। यहाँ पे एक मिस्टेक है, याद रखिए, यहाँ पे लिख लीजिएगा आप लोग। वही मैं देख रहा था, लिस्ट की बात कर रही है बस। किस ये जो है इसका ऑप्शन है दादर है नगर हवेली। दादर है नगर हवेली एक ऐसी टेरिटरीज है जिसकी सबसे ज्यादा जो लिटरेसी रेट है वो कम है। हम बात करते हैं लिटरेसी रेट का मतलब क्या होता है, ये चीजें समझिए। लिटरेसी रेट होता क्या है? लिटरेसी रेट होता है कि वो लोग जिनका एज क्या है 7 या 7 से ऊपर। हमारे शेड्यूल में टोटल कितने लैंग्वेज है? 22 लैंग्वेज है। अगर इन लैंग्वेजों में से कोई भी लैंग्वेज ये जिनकी एज 7 या 7 से ऊपर है पढ़ सकते हैं, रीड कर सकते हैं या राइट कर सकते हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं? लिटरेसी रेट होता है। हम बात करें इंडिया में जो लिटरेसी रेट होती है, क्या याद रखिएगा, इंडिया में जो है वो आपके टोटल 74.04%। अब कुछ चीजें हैं यहाँ पे, तो मैं बात करता हूँ उसको। यहाँ पे है जो सबसे हाईएस्ट और यहाँ पे सबसे लोवेस्ट। बात करते हैं यहाँ पे स्टेट। सबसे हाईएस्ट रेट क्या है? केरल की है। किसकी है? कितनी है इसकी? 94%। सबसे लोवेस्ट किसकी स्टेट की है? बिहार की। ये बात देखिएगा, मैं स्टेट की बात कर रहा हूँ। 61.8।
8% है। यूनियन टेरिटरीज की बात करें तो सबसे हाईएस्ट आपका लक्षद्वीप पे है। सबसे हाईएस्ट लक्षद्वीप पे कितना है? 91.85%। और सबसे कम तो आपने देखा ही है, दादर है, नगर हवेली। अच्छा, एक चीज और ध्यान रखिए, कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है डिस्ट्रिक्ट के आधार पर, तो सबसे हाईएस्ट डिस्ट्रिक्ट कौन सा है लिटरेसी रेट के हिसाब से? तो सर चीफ है, कौन सा है सर? ये किस स्टेट का डिस्ट्रिक्ट है? ये मिजोरम का है। मिजोरम स्टेट का डिस्ट्रिक्ट है। और सबसे कम जो है, सबसे लोवेस्ट, जो लोवेस्ट है वो कौन सा है? अलीराजपुर। अली रायपुर, ये मध्य प्रदेश का, याद रखिएगा, ये मैं डिस्ट्रिक्ट की बात कर रहा हूँ। ठीक है, थैंक यू। अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा तो कृपया करके लाइक करें और सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट सेशन, इसके आगे नेक्स्ट क्लास हम लोग कल अपलोड करेंगे। इस चीजों को